हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंथन एकेडमी पर। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 10 का मैथ। ठीक है, जो हमारी क्लास है 2। देखो, जिसने पहली क्लास ना देखी हो वो हमारे चैनल पे जाके पहली क्लास जरूर देख लें। और मैं आज जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ जो एग्ज़ाम हमारा 2026 का है वो ध्यान में रखकर। और हम सिर्फ मोस्ट चीज़ें ध्यान में रखेंगे, मोस्ट चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से अपना फोकस एक जगह रख के ठीक क्लास को देखें। और अगर हमारा कंटेंट और मेहनत अच्छी लगे तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम अपने मोस्ट सवाल की तरफ। तो देखो, सवाल है हमारा कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक जो है वो 0 पर समाप्त होता है। तो हमें क्या बताना है कि 6 की पावर चाहे कितनी भी ले लें, क्या कभी ऐसी पावर लेने पर कि जो 6 की पावर है उसका मान 0 आ सकता है। ठीक है, कि 6 की पावर n का मान क्या हो सकता है, 0। अब हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, देखो सॉल्यूशन करेंगे, ऐसे कहते हैं हम हल। देखो, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, मतलब कि क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है ये, क्या, n। ठीक, हमें बताना है क्या कि 6 की पावर जो n है वो बराबर है 0 के। तो देखो, कोई सी भी संख्या का मान, ठीक है, 0 कब आ सकता। तो देखो, अगर जैसे हमने एक ले लिया, इसके पीछे 0 लगा दिया है, ठीक है ना, लास्ट में, तो इसका मान क्या हो सकता है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 2 × 5। मतलब ये है कि वो संख्या का इकाई का अंक 0 हो सकता है जिसके फैक्टर में 2 और 5 आए। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो हम क्या करेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे जब हम, तो ये आएगा हमारे 2 × 3 की पावर n। अब देखो यहाँ पे, अगर कोई सी भी संख्या के इकाई का अंक 0 होगा तो क्या जरूरी है, एक तो 2 जरूरी है, 5 जरूरी है। यहाँ देखो 2 तो है पर क्या नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है। तो हम लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है, इसलिए यह 6 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अब देखो, आपको मैंने भी बताया क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके भी इकाई का अंक अगर 0 होगा, ठीक है, तो उसमें किस किस के फैक्टर जरूरी है, 2 और 5 के। जैसे कि हम अगर यहाँ पे 100 ले लें, ठीक, या हम 20 ले लें, तो इसके फैक्टर करेंगे, देखो इसके फैक्टर करेंगे तो 2, ठीक है, फिर 2 से हो जाएगा ये, फिर 5, फिर मल्टीप्लाई 5। तो इसके देखो फैक्टर में देखो 2 भी है और 5 भी है, तो इसका इकाई का अंक क्या है हमारा, 0 है। ऐसे हम इसके फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 × 2 × 5। और देखो यहाँ पर भी 2 है और 5 है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा।
चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखो, इस सवाल से कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाज्य और अभाज्य संख्या में क्या फर्क होता है। ठीक है, एक हमारी भाज्य संख्या है, ठीक, और दूसरी है हमारी अभाज्य संख्या है। देखो, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में हम अंतर देखेंगे कि भाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती है और अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती है। तो देखो, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके गुणनखंड जो होते हैं दो संख्याओं से ज्यादा हो। जैसे कि देखो, हमारी ये 4 एक संख्या है, इसके हम अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो इसके आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, या हम लिख सकते हैं इसे 1। तो देखो, इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, 1 2 3। तो ये संख्या क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है ये, हमारी भाज्य संख्या है। अब बात आती है देखो अभाज्य संख्या की। ठीक है, तो अभाज्य संख्या जैसे कि हमने 2 ले लिया, 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती जिनके अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। अगर 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड होंगे तो बस संख्या पहुंच जाएगी हमारी भाज्य। तो 2 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो देखो इसके कितने अभाज्य गुणनखंड है, सिर्फ 2। मैं आशा करता हूं कि आपको भाज्य और अभाज्य संख्या अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक, तो इसी प्रकार हम, ठीक है, ये सवाल करेंगे। आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी चलते हैं हम अपनी क्लास की सवाल की ओर। तो देखो, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम पहली संख्या ले लेंगे। क्या है ये, पहली संख्या। तो पहली संख्या, अब पहली संख्या क्या है हमारी, पहली संख्या हमारी 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या है हमारा, 13। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे। तो देखो क्या बचेगा यहाँ से, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस, यहाँ से देखो 13 बाहर चला गया तो यहाँ कितना बचेगा हमारा, 1। ठीक, अब देखो हम 13 ऐसे लिख लेंगे ये। अब 11 गुणा 7 में करेंगे तो 11 7 77 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा ये आएगा हमारा 13 मल्टीप्लाई 78 मल्टीप्लाई 1। तो देखो इसके कितने अभाज्य गुणनखंड है, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं हमारे, 1 2 3। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जिस संख्या के भी अभाज्य गुणनखंड 2 से ज्यादा हो वो क्या होती है, हमारी भाज्य संख्या होती। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, चूंकि इस संख्या के, इस संख्या के 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा गुणन फल हैं, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखो ये थी हमारी पहली संख्या। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी संख्या को निकाल लेंगे कि दूसरी संख्या जो हमारी है वो भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, मैं साइड में हट जाता हूं, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर तार लें।
ठीक है, देखो चलते हैं दूसरी संख्या पे। ठीक, तो देखो आगे चलेंगे हम दूसरी संख्या पे। तो देखो संख्या है हमारी 7। ठीक है, लिखेंगे हम दूसरी संख्या। देखो दूसरी संख्या क्या है हमारी, ये है हमारी 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या चीज है, इसमें देखो कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या है हमारा 5 है यहाँ से, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कितना बचेगा हमारा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 कॉमन है तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस यहाँ से 5 बाहर चला गया तो यहाँ कितना बचा हमारा 1। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है, और 6 चौक 24, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 चंग 42, 42 मल्टीप्लाई 4 12 दूनी 24, 24 प्लस 1, ठीक है। तो देखो जब इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा हमारा 108, मतलब 1008 प्लस 1, ठीक है। तो ये फिर होगा हमारा 5 मल्टीप्लाई, इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये 1009, ठीक है, और गुणा 1। तो देखो इसके भी कितने अभाज्य गुणनखंड है हमारे, 1 2 3। तो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक, मैंने भी आपको बताया था कि जिस संख्या के भी 3 से ज्यादा 2 से ज्यादा गुणनखंड हो तो वो संख्या क्या होती है हमारी, भाज्य संख्या होती है। ठीक है, हम हिंदी में वही लिख देंगे क्योंकि इस संख्या के 2 से ज्यादा 2 से ज्यादा गुणनफल हैं, ठीक है, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए यह संख्या एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, देखो इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे आप तार सकते हो, मैं साइड में हट जाता हूँ। ठीक, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, देखो जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एग्जाम में आने के इसमें 99% चांस होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, उसमें दिया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर, ठीक है, चारों तो आप खेल का मैदान मान लो या मान लो आर्मी का ट्रैक है, ठीक है, जिसपे क्या होता है, ठीक, बंदे तैयारी करते हैं, मतलब रेस की तैयारी करते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक ग्राउंड है, ठीक, ये है हमारा एक ग्राउंड। ठीक, इसमें क्या होता है, वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती है। ठीक है, तो हम करेंगे इसका पहला सोल्यूशन। देखो 18 मिनट लगती है, जबकि इस मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगती है। सोनिया को कितनी लगती है 18 मिनट, और रवि को लगती है 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर, मतलब अगर हमने माना ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से क्या करा, सोनिया ने भी चलना चालू करा और रवि ने भी, एक ही स्थान और एक ही दिशा में। मतलब देखो सोनिया अगर इधर को, मतलब इस एरिया में दौड़ रही है क्लॉकवाइज, ठीक है, तो क्या होगा, रवि भी क्लॉकवाइज दौड़ रहा होगा। एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके
एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो देखो जब भी लेंथी सवाल आए, ठीक है, मतलब लेंथी का मतलब ये है कि लैंग्वेज जब भी लंबी आई, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, देखो 100 में से 80%, ठीक है, 80% हमें एलसीएम निकालना होता है वहां पे, ठीक है, 20% वहां पे एचसीएफ। तो हमें किस पे ध्यान देना है, एलसीएम पे ध्यान देना है। जब भी इस तरीके का कोई सवाल आवे तो इसका मतलब हमसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है इस सवाल का। ठीक है, तो देखो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो लिखेंगे एक चक्कर लगाने में सोनिया का समय सोनिया का समय, तो देखो सोनिया का समय क्या है हमारा, उसने दिया है 18 मिनट। इसी प्रकार एक चक्कर लगाने में रवि का समय, रवि का समय, अब देखो रवि का समय कितना है हमारा, 12 मिनट। अब मैंने अभी आपको बताया है इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जब इस तरीके का सवाल आ रहा है तो हम निकालेंगे इसके एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसके पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो पहले हम करेंगे 18 की अभाज्य गुणनखंड, तो कितना आएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसी प्रकार से हम 12 की फैक्टर करेंगे तो इसके आएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो देखो एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ। तो देखो हमसे तो एलसीएम पूछा है इसने, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होता है, दो जो फैक्टर करें हमने अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, इसमें क्या चीज सेम है, तो देखो 3 सेम है यहाँ पे, ठीक है, और क्या है हमारा 2 सेम है। तो जो भी संख्या सेम होती है, ठीक है, उन्हें लिख लेंगे हम एक बार। जैसे यहाँ से हम 2 ले लेंगे और यहाँ से ले लेंगे हम 3। अब जो बचे हैं वो ले लेंगे, तो यहाँ से आएगा हमारा 3 और यहाँ से आएगा हमारा 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, मतलब 6 मल्टीप्लाई 6। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा हमारा एलसीएम बराबर 36। तो वे कितनी देर बाद मिल जाएंगे, 36 मिनट बाद। मतलब कि रवि व सोनिया 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, आप इसे उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं। ठीक, ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपने उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे परिमेय अपरिमेय, क्योंकि एक सवाल जो है एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या है। हमें क्या करेगा, एक अपरिमेय संख्या दे देगा, जैसे √5 या √2। ठीक है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें ये दे देगा अपरिमेय संख्या है, पर हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, मतलब कि सिद्ध करना है। तो आज हम जानेंगे परिमेय और अपरिमेय में अंतर। एक तरफ समझेंगे परिमेय, ठीक, और दूसरी तरफ समझेंगे अपरिमेय। अब देखो परिमेय संख्या क्या होती है। देखो परिमेय संख्या के कुछ नियम होते हैं, मतलब कि परिमेय संख्या जो होती है, ठीक, हम कैसे पहचानेंगे परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या पहचानने के लिए हमारे कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो देखो जो नियम हमारा 1 है,
ठीक, क्या है हमारा नियम वन। मतलब कि क्या होता है नियम वन में, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके। दूसरा नियम है इसका, दूसरा नियम है कि जो हमारा Q का मान होगा, Q का मान, तो Q का मान कभी भी शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। ठीक है, मतलब Q बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक, अब देखो परिमेय संख्या का उल्टा होता हमारा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का जो पहला नियम होगा, जिसे मतलब जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके। ठीक है, तो वो कैसी संख्या होगी हमारी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इस पे जो क्वेश्चन आएंगे वो पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो हमारी जल्दी आएगी। और मैं आप सभी को ये बता दूं कि हम जो हमारा एग्जाम मंथन एकेडमी की टीम है, ठीक है, उस पे सभी विषय के जैसे कि साइंस, इंग्लिश, ठीक है, और आपका मैथ, ठीक है, इसकी क्लासेस चल रही हैं। तो जिस भी बच्चे को अच्छे नंबर लेके आनी हो 2026 में, ठीक है, वो हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।